अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर एक इंसान के पास उसको लग रहा है कि उसके पास डैंड्रफ है, आपने कहा एक कीटोकोनाजोल एंड जिंक पैराथीन, नो आपने बोला था सब है सेबोरिक डर्मेटाइटिस. सबॉरिक, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? डैंड्रफ इज जस्ट ड्राई स्कैल्प. ओके. कभी पोल्यूशन से हो जाता है, कभी आपने केयर नहीं लिया उससे हो गया, वॉश नहीं किया बराबर उससे हो गया. Sometimes just genetic. Seborrheic dermatitis is an inflammatory disorder of the scalp. Okay. It's a very severe version of dandruff. Okay. जहाँ थिक फ्लेक्स हो गई हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, persistent, आपने शैम्पू कर लिया फिर भी हो रही हैं. कभी कभी इचिंग हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है. Sometimes the scalp fee is very sensitive. एक ऐसा बर्निंग सेंसेशन रह जाता है. तो और वो थिक फ्लेक्स होते हैं जो जाती ही नहीं है. मतलब कि मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं अरे यार मतलब डैंड्रफ तो बचपन से है, तो समझ लो कि ये डैंड्रफ नहीं है. देयर इज समथिंग मोर टू इट. इट्स अ मोर आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेम हो रहे हैं, तो उनका केयर लेना. जैसे हीट, हॉट वाटर इज वेरी बैड फॉर द स्कैल्प. हॉट वाटर से आप शैम्पू नहीं कर सकते, आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कर लो. मुझे बहुत पसंद है गर्म पानी, बट जिस दिन से मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, यू कांट डू इट, क्योंकि आपका पूरा स्कैल्प का और स्किन का भी मॉइस्चर निकल जाता है. पानी इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, हॉट वाटर, तो उससे स्किन का भी या स्कैल्प का भी मॉइस्चर ले लेते. सो अगर आपको डैंड्रफ हो तो हॉट वाटर तो बिल्कुल नहीं लगाना. तो जिनके पास ये कंडीशन है, जो जिनको लगता है कि बहुत सालों से डैंड्रफ है, डैंड्रफ जा नहीं रहा है, हमने बहुत सारी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, स्ट्रॉन्गर मेडिकल ग्रेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज किए फिर भी नहीं जा रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि दिस इज बियॉन्ड डैंड्रफ. देन इट इज बियॉन्ड डैंड्रफ. तो ये एक वन फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक इंसान को? फिर देयर आर मेडिसिन्स. फिर वो अपने आप मत ट्रीट करिए. आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी. और इनिशियली अगर बहुत सिवियर हो तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, टॉपिकल एंड ओरल ऑल्सो. फिर उसे कंट्रोल करने के लिए फिर तरीके होते हैं. तो इसके साथ साथ मेंटेनिंग स्कैल्प हाइजीन, हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आपके जो फ्लेक्स हैं, डेड स्किन जो फ्लेक्स है, दैट इज केराटिन, दैट इज प्रोटीन. सो यू शेडिंग प्रोटीन. Okay. So it's very important to have protein. Okay. So I want to know primarily about जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया गया, बट आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं स्किन की, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जीमा हो गया, विटिलिगो हो गया. ये एग्जैक्टली होती क्या है ये तीनों चीज़ें हैं? और भी अगर आपको कोई पता है जो मुझे शायद नहीं पता हो, वो होती क्या है और उनको ट्रीट कैसे किया जाए या उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, ऑटो इम्यून मीन्स द बॉडी इज रिजेक्टिंग इट्स ओन सेल्स. समथिंग इज हैपनिंग. जहाँ एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है. कोविड में हम सब ने एंटीजन एंटीबॉडी बहुत सीखा हुआ है ना. तो सम फॉरेन सब्सटेंस हैज अटैक्ड and the body tries to attack that foreign substance. In the bargain, the body produces so many cells कि फिर बॉडी को समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और खुद के ही सेल्स उसके लिए खराब हो जाती. सो दैट इज ऑटो इम्यून. ओके, ऑलराइट. अब ये क्यों होता है, इसका कोई ऐसा एक पिन पॉइंट आंसर नहीं है कि ये क्यों होता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज जेनेटिक, a lot of times, but it is also in some cases stress related. Okay. The moment your stress levels are very high, you can get into autoimmune over a period of time. ऐसे नहीं हो जाता आज स्ट्रेस हो गया कल autoimmune, ऐसे नहीं. Cumulative, सालों साल, है ना. That, and then sometimes some maybe a vaccine or something like that which has triggered the whole antigen antibody reaction. तो ये reasons हैं. Psoriasis is an autoimmune condition. Vitiligo is an autoimmune condition. Eczemas are not autoimmune. Okay. Eczemas need not be. They are not actually. They are either genetic or they are secondary eczemas as a result of allergies to certain things. जैसे आपको लेदर से एलर्जी है, रबर से एलर्जी है, प्लांट्स से एलर्जी है, पोलन से है, फ्रेग्रेंस से है. तो फिर जब आप उसे और इस तरह की एलर्जीज जहाँ बहुत इचिंग होती है, बहुत खारिश होती है, एंड द मोर यू स्क्रैच द मोर इट बिकम्स सिवियर. Okay. जैसे
इच स्क्रैच साइकिल से वो और सिवियर हो जाता है, उसे एक्जिमा कहा जाता है. वो ट्रीटेबल है? वो none of these three are curable. You can only control them. Okay. लेकिन अगर आप एक्जिमा अगर आपको हो तो आपका जो ऑफेंसिव फैक्टर है, जो कॉजेटिव फैक्टर बोल लीजिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो आप खुद भी कर सकते हो इफ इट इज़ वेरी एविडेंट कि मैंने ये घड़ी पहना तो मुझे यहाँ पर रैश हो गया और खारिश हो रही है, और अब यहाँ ऊजिंग हो रहा है, अब यहाँ स्केल्स, मतलब इट्स सम लेदर स्ट्रैप और योर मेटल स्ट्रैप. इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. कुमकुम लगा लिया किसी को वहाँ हो रहा है, या यू नो वो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन when Muslims do their namaz, that is also a type, they get eczema here. तो अलग अलग hand wash, sanitizers, hand washes, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इनसे तो बहुत कॉमन एक्जिमा हो जाता है हाथों में. तो मतलब स्किन निकलने लगती है, फट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, इचिंग होती है. तो दीज आर एक्जिमास बिकॉज ऑफ एलर्जीज टू दोज. तो जब आपको अगर पता चल जाए कि इससे एलर्जी है, तो एक तो उससे दूर ही रहना है. तो पता कैसे चले? तो एविडेंट हो जाता है, और या फिर आपको यू हैव टू कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड वी डू अ लॉट ऑफ, समटाइम्स इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम पैच टेस्टिंग भी करते हैं, एक प्रकार का टेस्ट होता है. सो कॉजेटिव एजेंट से दूर रहना है, अपने आप को जितना हो सके मॉइस्चराइज करना है. अब आप कहोगे कि दिन में कैसे ऑयल लगाएं. मैं क्या मतलब, फॉर हाउस वाइफ्स आई टेल देम कि पहले आप सब्जी काटने से पहले घी लगा लीजिए हाथों में, या तेल लगा लीजिए, जो आप जिस भी तेल से आप खाना बना रहे हो वो तेल. बट राई का तेल थोड़ा सा इरिटेंट होता है. तो बाकी जो भी आप लगा रहे हो, सनफ्लावर से कुक कर रहे हो, ऑलिव ऑयल से कुक कर रहे हो, पीपल फ्रॉम केरला यूज कोकोनट ऑयल, तो वॉट एवर ऑयल या घी आप अच्छे से हाथों में लगा लीजिए. तो उससे एक बैरियर बन जाता है. फिर आपके जो वेजिटेबल्स एसिडिक होती हैं वो सब आप चॉप करते हो, जिंजर, गार्लिक, अनियन, टोमेटो, लाइम, लेमन, इनसे जो स्किन को बैरियर को खराबी हो सकती है, वो उससे आप बच जाते हो. उसके बाद आपका जब काम हो जाता है तो तुरंत आप अच्छे से वॉश करके, और ऐसे वापस हम उसी पे आते हैं कि सोप फ्री हैंड वॉश. सोप फ्री हैंड वॉश. तो उससे आप वॉश करके तुरंत मॉइस्चराइजर लगाइए. और ऐसे भी मार्केट में मॉइस्चराइजर्स हैं जो ऑयली नहीं है, चिपचिपे नहीं है, जो आप डे में लगा सकते हैं. नाइट में तो आपको एक हैवी मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए. तो ये बेसिक केयर आप अगर, एंड देन स्टे अवे फ्रॉम परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, अगरबत्तीज, रूम डिफ्यूजर्स, इन सब से एलर्जीज होती हैं. तो अगर आप ये बेसिक चीज़ फॉलो करो, और एक कुछ लोगों को ओसीडी होता है, हर एक चीज़ के बाद हाथ धो रहे हैं, तो वो उससे दूर रहो. पैर धो रहे हैं तो, एंड बॉडी को आप दिन में 2 बार मॉइस्चराइज करो, फुल बॉडी. हाँ, तो आप जो है एक्जिमा को बहुत कंट्रोल में ला सकते हो. अच्छा, डाइट healthy, a very healthy diet, whatever you're allergic to, उसे आप avoid करो. And consistently देखा गया है कि gluten, milk, sugar, है ना, इनसे very commonly skin के issues जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो इनसे फिर दूर ही रहना. अगर आपने टेस्ट कर लिया और उसमें निकलता है कि भाई ये इससे आपको है एलर्जी, तो उससे भी दूर रहना. So the diet is very important. So have more omega-3 seeds, pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds, sunflower seeds, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, सामन्स, मैकरल्स में बहुत ओमेगा होता है. वरन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो आप ओमेगा 3, 6, 9 का एक सप्लीमेंट ही ले लो. तो इससे भी आप एक्जिमास को कंट्रोल में रख सकते हो.